हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। अपने बेयर एक्ट की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर सेक्शन नंबर 5 और थोड़ा लंबा सेशन चलेगा बाकियों के मुकाबले। जितना भी आज तक आपने देखा है, लंबा इन द सेंस हार्डली इट विल टेक 25 to 30 मिनट्स। लेकिन ये सेक्शन इतना ज़्यादा रोल प्ले करता है आपके टैक्सेशन सिस्टम में। अगर हमसे कोई पूछ ले ना, मैं आपके सामने दो तीन क्वेश्चंस रखता हूं तो आपको लगेगा हाँ कि इस सेक्शन की यूज क्या है। बेसिकली इसका हम सेक्शन का कभी ध्यान ही नहीं देते। हमसे अगर कोई पूछता है अफ्रीकन आकर के 2 मिनट के लिए कि मैं इंडिया से सैलरी पाता हूँ और टैक्सेबल होगी कि नहीं, मैं इतने दिन था इतने दिन नहीं था, अब वो अपनी चीज़ें तो डिटेल में बता देता है, बट वी स्टार्ट टू सर्च द थिंग्स डायरेक्टली फ्रॉम द हेड सैलरी कि what would be the taxability of that one person. In the same way, if any person is in India, resident in India, resident हो, नॉन रेजिडेंट हो, कोई भी हो, लेकिन वो आउटसाइड इंडिया से कुछ कमाता है और इंडिया में नॉर्मली रहता है, तो उस केस में फिर हम लोग सैलरी चैप्टर देखते हैं। वो कहता है हम बिजनेस करते हैं तो फिर हम पीजीबीपी हेड ऑफ इनकम को देखते हैं। इसी तरह कैपिटल गेन है तो अदर देखते हैं। कोई कंफ्यूजन पालने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये पता करना हो किस एसएससी पर कौन सी इनकम पर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा इंडिया में, देयर इज ओनली वन सेक्शन विच क्लैरिफाइज यू ईच एंड एवरी पॉइंट, एंड दैट इज योर सेक्शन 5। इंपॉर्टेंट समझ में आया? तो थोड़ी हम लोग मेहनत करेंगे इस सेक्शन पे और देखेंगे कि कहता क्या है। बेसिकली ये पूरा बेयर एक्ट है, ये पूरा सेक्शन बेयर एक्ट है। लेकिन अगर मैं आपको एक चार्ट पहले बता दूं, एक सिस्टम पहले बता दूं, तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा इस लाइंस को समझना जो सेक्शंस में दी हुई हैं। ढंग से सुनेंगे। इस सेक्शन के बाद हम लोग सेक्शन नंबर 6 करेंगे, आज नहीं, नेक्स्ट सेशन में हम लोग सेक्शन 6 करेंगे और वो हमें बताएगा कि रेजिडेंशियल स्टेटसशिप क्या होती है। क्या बताएगा? रेजिडेंशियल स्टेटसशिप। आज तो हम लोग अपना सेक्शन 5 कवर कर रहे हैं जो बताता है स्कोप ऑफ टोटल इनकम। नाम से ही पता चल रहा होगा कितना इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अच्छा, लेकिन जब हम सेक्शन 6 की बात करते हैं तो वो हमें बताता है रेजिडेंशियल स्टेटसशिप ऑफ अ पर्सन। किसी पर्सन की रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होती है वो बताता है सेक्शन 6। तो सेक्शन 5 जो आज हम लोग कवर करेंगे, सेक्शन 6 नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। जब हम लोग ये सेक्शन 6 देखेंगे तो इसमें बेसिकली दो तरह के पर्सन हमारे सामने आएंगे। कितने तरह के आएंगे? दो तरह के पर्सन हमारे सामने आएंगे। या तो वो पर्सन रेजिडेंट होगा, या तो प्रेसिडेंट होगा, या तो नॉन रेजिडेंट होगा। तो या तो वो पर्सन रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट होगा, इन दो के अलावा कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, एक बार अगर ये डिसाइड हो जाए कि वो बंदा रेजिडेंट है, अगेन वी आर नीडेड टू गो विद वेदर द सेम पर्सन इज ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ये दो हैं। मेरी बात समझ में आई? अब जब हम इसके लिए वर्ड यूज करेंगे, इसके लिए हम कहेंगे रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, RNOR। एंड इसके लिए जो हम एक सिंपल सा एब्रिविएशन यूज करेंगे, दैट इज योर नॉन रेजिडेंट। देखा जाए, अब हम लोग बेसिकली, अब जब सारे के सारे पर्सन, कोई भी पर्सन हो, इन्हीं तीन में ही तो फॉल करेगा, वो फोर्थ वन नहीं हो सकता। कोई भी पर्सन इन्हीं तीन में ही फॉल करेगा, चाहे कोई भी एसएससी हो, तो उसकी टैक्सेबिलिटी भी इन तीन पर ही डिपेंड करेगी। या तो उसकी टैक्सेबिलिटी डिपेंड करेगी ROR होने पर, या RNOR होने पर, या NR होने पर। ठीक है ना?
क्लियर। अब आते हैं, हमें एक चीज समझनी है कि कोई भी बंदा या तो इनकम को रिसीट करता है या इनकम एक्र्यू होती है, या तो हमारी इनकम एक्र्यू होती है और फिर रिसीट होती है, या तो इनकम एक्र्यू होती है या फिर रिसीट होती है। सर दोनों नहीं हो सकता, बिल्कुल दोनों होता है, एक्र्यू एंड रिसीट। एक्र्यू जब हम कमा लिए, बेसिकली इनकम हो सकता है एक्रूवल के समय ही मिल जाए, दोनों एक दिन में हो जाए। रिसीट हो सकता है पहले मिल गई हो या तो हो सकता है एक्रूवल के बाद मिली हो। रिसीट मतलब एक्चुअल में जब मेरे पास आई, मैं सैलरी काम कर रहा हूं 10 दिन में काम कर चुका हूं, अभी भी मुझे अपने एम्प्लॉयर के यहाँ 20 दिन और काम करना है, उसके बाद मेरी सैलरी ड्यू होगी। लेकिन एक तरह से देखो तो 10 दिन का सैलरी तो मैं कमा चुका हूं, लेकिन उसकी ड्यू डेट कब आएगी? आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 30 डेज। हाँ या ना? और ऐसा नहीं है कि हर एक एम्प्लॉयर जैसे ही 30 दिन खत्म होता है तो 30वें दिन हमको सैलरी दे देते हैं। हो सकता है रिसीट हमको 10 दिन बाद हो या 8 दिन बाद हो। कई जगहों पर देखा गया है कि उन्होंने अपनी एक डेट फिक्स कर दी है, 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ, 8th ऑफ नेक्स्ट मंथ, 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ। इसके पीछे एक रीजन ये होता है, सबसे बड़ा रीजन जो मुझे समझ में आता है वो ये कि 30 दिन की सैलरी अगर हम सामने वाले को उसी दिन दे देंगे तो जो लेबर होते हैं वो अगले दिन से आएंगे नहीं आएंगे उनका कोई भरोसा नहीं, तो इसीलिए 10 दिन की सैलरी उनकी रोकी जाती है। तो अब ये टेंडेंसी नॉर्मली हर जगह चल गई है कि सामने वाले की सैलरी 10 दिन की रोको, उसके बाद पेमेंट करो। तो ड्यू तो हमारी एक्रूवल तो 30 दिन के बाद ही हो गई थी, 30th को, 31st को, लेकिन हमको सैलरी मिलती है 8 तारीख या 10 तारीख ऑफ द नेक्स्ट मंथ। तो ये एक्र्यू हो जाती है और ये रिसीट होती है, दोनों एक ही इनकम के बारे में बता रहा है। अगर मेरे को 25,000 रुपए कहीं से इनकम हुई तो ये रिसीट होगी होगी। अब ये नहीं कह सकते कि ड्यू बेसिस पर भी टैक्स लगेगा और रिसीट बेसिस पर भी टैक्स लगेगा ना, इनकम पर केवल एक ही बार टैक्स लगेगा, या तो एक्रूवल के समय या तो रिसीट के समय, दोनों बार टैक्स नहीं लग सकता। और इसका एक्सप्लेनेशन पॉइंट नंबर 2 में देखिए लिखा हुआ है, फॉर द पर्पज ऑफ रिमूवल ऑफ डाउट, यहां पर क्लियर दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन नंबर 2। It is hereby declared that income which has been included in the total income of a person on the basis it has accrued or arise or is deemed to accrued or arise to him shall not again be so included। दोबारा वो इनकम उसको रिसीट बेसिस पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो एक चीज तो आपको दिमाग में ये चीज क्लियर कर लेनी है। अब मुझे वो एक्सप्लेनेशन नंबर 2 आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज तो समझ में आई, या तो इनकम एक्र्यू होती है या फिर रिसीट के बेसिस पर टैक्स लगता है, होता दोनों है, एक्र्यू हुई तो रिसीट होना है, ऐसा नहीं है एक्र्यू हो गई रिसीट ही नहीं होगा नॉर्मली। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग इसके बारे में, क्या है ये स्कोप ऑफ टोटल इनकम। या तो आरओआर की इनकम एक्र्यू होगी या तो आरओआर की इनकम रिसीट होगी, या तो आरएनओआर की इनकम एक्र्यू होगी या तो आरएनओआर की इनकम रिसीट होगी, या तो नॉन रेजिडेंट की इनकम एक्र्यू होगी और नॉन रेजिडेंट की इनकम रिसीट होगी। लेकिन एक पंगा फिर आ जाता है तुरंत कि सर इन इंडिया या आउटसाइड इंडिया, इन इंडिया या आउटसाइड इंडिया। तो मैंने इसको यहां पर लिख दिया, इन इंडिया को मैं अलग लिखूंगा और आउटसाइड इंडिया के बारे में मैं अलग बात करूंगा। ये जो बात करेंगे हम लोग ऊपर, ये इन इंडिया है और ये आउटसाइड इंडिया है। तो इनकम इन इंडिया में एक्र्यू होगी, इन इंडिया में रिसीट होगी। आउटसाइड इनकम, आउटसाइड इंडिया में इनकम एक्र्यू होगी और रिसीट होगी। चलिए अब हम बात करते हैं वन बाय वन, अब चीजें क्लियर हुई। अगर हम आरओआर की बात करें, चलिए, तो पहला इनकम एक्र्यू और अराइज, और डीम्ड टू डीम्ड टू एक्र्यू और डीम्ड टू अराइज इन इंडिया। तो एक चीज तो ये क्लियर हो गई कि हम इन इंडिया की बात कर रहे हैं, एक्र्यू की बात कर रहे हैं, अराइज की बात कर रहे हैं और डीम्ड टू एक्र्यू और अराइज की बात कर रहे हैं। या तो मान लिया गया हो, सर हमें कैसा पता चलेगा कि कोई इनकम
ये डीम्ड टू एक्रू और अराइज है या नहीं, इसके लिए हम लोग सेक्शन 9 देखेंगे। क्या देखेंगे? सेक्शन 9 देखेंगे। इनकम डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। क्लियर है? तो फिलहाल 2 मिनट के लिए हम भूल जा रहे हैं सेक्शन 9 को। तो अगर कोई इनकम एक्रू हुई है, अराइज हुई है, या फिर डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया है, तो जहां पर एक वर्ड आ जाए, कौन सा वर्ड? ये वाला वर्ड, तो वहां आंखें बंद करके हम सब में टैक्सेबिलिटी चार्ज कर देंगे, चाहे कोई भी केस हो। भाई आपने इंडिया में कमाया है और हमें यह अच्छी तरह मालूम है कि हम टैक्स, इनकम टैक्स लगाते हैं हर एक उस बंदे पर, रहने वाला कहीं का हो, कैसा हो, किसी भी तरह का कैटेगरी में हो, अगर उसने इंडियन रिसोर्सेज का यूज करते हुए कुछ भी अर्न किया है, इंडियन रिसोर्सेस का यूज करते हुए अगर किसी ने भी कुछ भी कमाया हो, दे आर नीडेड टू पे टैक्स इन इंडिया। क्लियर है? पक्की बात है। तो कहा गया इनकम एक्रू और अराइज और डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया तीनों में टैक्सेबल होगा। सोचने की बात ही नहीं है, चाहे कोई भी एसएससी हो। अगर आपको इंडिया से इनकम अर्न होती है, इंडिया में इनकम एक्रू और अराइज होती है, यहां सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया है, तो भैया टैक्स लगा दो सबके ऊपर। दूसरा पॉइंट, इनकम रिसीट और डीम टू बी रिसीट इन इंडिया। फिर से आ गया, इन इंडिया है, लेकिन ये रिसीट या डीम टू बी रिसीट है। सर जैसा आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि डीम टू एक्रू और अराइज के लिए सेक्शन 9 है, तो क्या रिसीट, इनकम डीम टू बी रिसीट, मैं यहां इन इंडिया नहीं लिख रहा हूं क्योंकि इसकी कोई जरूरत नहीं है, सेक्शन 7 में हम लोग स्टडी करेंगे। तो इसके बाद हम लोग का सेक्शन 6 चलेगा, उसके बाद 7 चलेगा। तो आपको ये याद रखना है कि ये कनेक्ट करता है नीचे वाला रिसीट और डीम टू बी रिसीट वाला सेक्शन 7 को, और ऊपर वाला डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया सेक्शन 9 को। अच्छा, फिर एक वर्ड आ गया ना, इन इंडिया। तो जब इन इंडिया आ जाए तो आंख बंद कर लो, बंद नहीं करनी है बेसिकली, ध्यान लगाओ और तीनों में टैक्स लगा दो, क्योंकि इन इंडिया है। सर ये कौन सी बात होती है? अगर किसी बंदे को इनकम आउटसाइड इंडिया से कमाता है, उसको रिसीट यहां हुई, तो क्या टैक्स लगा देंगे आप? हाँ, लग जाए। सर वहां भी टैक्स देगा, यहां भी टैक्स देगा? हाँ देगा। दो दो बार टैक्स देगा, इंडियन लॉज के हिसाब से भी देगा, आउटसाइड इंडिया में भी देगा। हाँ देगा। सर अगर उसको इंडिया में इनकम कमाई उसने और उसको रिसीट आउटसाइड इंडिया में हो रही है, तो उसको भी 2 जगह टैक्स देना पड़ेगा। मैं नहीं बता सकता, क्योंकि वो कंट्री जाने जिस कंट्री में उसको इनकम रिसीट हुई है। ठीक है ना, वहां का इनकम टैक्स लॉ क्या कहता है वो कंट्री जाने। लेकिन नॉर्मली जवाब होगा हाँ। जैसे इंडियन टैक्सेशन लॉ सिस्टम बना हुआ है, वैसे ही फॉरेन टैक्सेशन सिस्टम बना होगा, कुछ प्लस माइनस करते हुए, अपने सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस को ध्यान में रखते हुए, लेकिन लॉज ओवरऑल कुछ ऐसा ही होगा। तो हम ये मानकर चलते हैं कि ऐसा ही लॉ उस कंट्री में भी होगा, मानकर चलने में क्या बुराई है? बाकी तो वो देखने पर पता चलेगा, स्टडी करने पर। जिस तरह इंडिया में इनकम एक्रू होती है और रिसीट कहीं और होती है, तो इंडिया में एक्रूवल बेसिस पर टैक्स लग जाएगा, उस कंट्री में रिसीट बेसिस पर लग जाएगा। वहां इनकम एक्रू हुई है तो उस कंट्री में एक्रूवल बेसिस पर लग जाएगा, इनकम इंडिया में रिसीट हुई है तो इंडिया में रिसीट बेसिस पर टैक्स लग जाएगा। सर ये तो बात बहुत अजीब बात बता रहे, एक ही इनकम पर दो दो बार टैक्स। मेरी बात अभी कंप्लीट नहीं हुई, एक हम लोग सेक्शन पढ़ेंगे, सेक्शन 90, 90A और 91। ये 3 सेक्शन पढ़ेंगे और इन तीनों का सीधा सीधा ताल्लुक है डबल टैक्सेशन रिलीफ।
या अवॉइडेंस एग्रीमेंट, इसको 3 नाम से जानते हैं, फिलहाल आप लोग इतना ही याद रखें। डबल टैक्सेशन रिलीफ, तो कुछ कंट्रीज के साथ जिनके साथ एग्रीमेंट हुआ है तो वहां पर 1990 ए लगेगा कि या तो तेरे यहां टैक्स लगेगा या तो मेरे यहां टैक्स लगेगा, या तो हम लोग अपना अपना फॉर्मूला तय कर लेते हैं। 91 कहता है अगर मेरा किसी इंडिया का किसी कंट्री के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो उस केस में टैक्सेशन सिस्टम इंडिया में कैसे लगेगा, वो वेटेड एवरेज सिस्टम के हिसाब से लगता है, देखा जाएगा, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे। तो आपका अगर ये है कि 2-2 बार टैक्स लग गया तो अभी के लिए आपका आंसर है हाँ। जब हम लोग सेक्शन 90, 90A एंड 91 डिस्कस करेंगे तो उस समय आंसर आएगा नो। ठीक, तो ये भी कंसेप्ट क्लियर हो गया। लेकिन एक चीज तो समझ में आई, वो ये कि जब जब इन इंडिया का वर्ड आया पूरी की पूरी इनकम टैक्स लग गई, सोचना मना है। सर नॉन रेजिडेंट का, अरे आउटसाइड इंडिया का भी बता दीजिए, लीजिए आउटसाइड इंडिया के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। इनकम एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया, कहां आ गया, पहली बार आया ना, आउटसाइड इंडिया। इनकम एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया, बट इफ बिजनेस इज कंट्रोल्ड, केवल बिजनेस, ओनली बिजनेस, और प्रोफेशन इज, केवल प्रोफेशन, तो पीजीबीपी हेड की बात कर रहा है, ये केवल पीजीबीपी हेड की बात कर रहा है, सेटअप इन इंडिया, तो यहां पर भी कौन सा वर्ड आ गया, इन इंडिया। चूंकि ये पीजीबीपी है और एक्रू और अराइज इनकम आउटसाइड इंडिया है, इसका ताल्लुक इंडिया के बिजनेस और प्रोफेशन से है, तो 2 में टैक्स लगेगा और नॉन रेजिडेंट में नहीं लगेगा। नॉन रेजिडेंट जो खुद ही बाहर है, बाहर ही कमा रहा है, तो भैया रहने दो। लेकिन कुछ इनकम ऐसी हैं जिनको हम लोग इनकम डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया मानते हैं सेक्शन 9 में, वो हम लोग देखेंगे, अभी हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे। अगर पीजीबीपी को छोड़ दिया जाए, किसको छोड़ दिया जाए, पीजीबीपी को छोड़ दिया जाए, तो इसके अलावा कोई भी एनी अदर इनकम होगी पीजीबीपी को छोड़ करके, तो केवल और केवल आरओआर टैक्स देगा, बाकी कोई नहीं। अगर मैं एक समरी आपके सामने सेट करूं तो एक चीज तो क्लियर हो गई, वो ये कि आरओआर एक ऐसा बंदा है जो वर्ल्ड वाइड इनकम पर टैक्स देता है। देखो वर्ल्ड वाइड, कहीं पर भी कट नहीं है। आरओआर एक ऐसा बंदा है, पर्सन है, जो वर्ल्ड वाइड इनकम पर टैक्स देता है, चाहे वो इन इंडिया हो आउटसाइड इंडिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और नॉन रेजिडेंट एक ऐसा बंदा है जो केवल और केवल इंडिया की इनकम पर टैक्स देता है, नथिंग एल्स, केवल और केवल इंडिया की इनकम पर टैक्स देता है, आउटसाइड इंडिया से कोई लेना देना नहीं। मैंने बताया ना, पहले ही नॉन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया में मैक्सिमम पोर्शन उसका, और वहीं से कंट्रोल्ड और मैनेज होता है, देखेंगे, और प्लस साथ ही साथ उसकी इनकम भी वही रिसीव हो रही है, तो भैया खत्म करो झंझट। हाँ या ना, अगर उसकी इन इंडिया रिसीट हो गई तो टैक्स लगा दो। आरओआर के केस में केवल पीजीबीपी अगर इंडिया से कंट्रोल्ड है, भले ही इनकम आउटसाइड इंडिया हो, तो इंडिया में टैक्स लगेगा, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज नहीं, यानी अगर ये पीजीबीपी में भी उसका बिजनेस इंडिया से कंट्रोल्ड ना हो तो उसका भी टैक्स इंडिया में नहीं लगेगा। तो कुल मिलाकर ये समअप था। अब हम इसी चीज की स्टडी, ये पूरा का पूरा सेक्शन 5 है, इसको हम देखते हैं गवर्नमेंट ने अपने टैक्सेशन लॉ में कैसे लिखा है। बिल्कुल कॉपी एंड पेस्ट है, नथिंग, कोई भी इसमें टफनेस नहीं है। देखें, द टोटल इनकम ऑफ एनी प्रीवियस ईयर ऑफ अ पर्सन हु इज अ रेजिडेंट इंक्लूडिंग ऑल इनकम फ्रॉम वॉट एवर सोर्स ड्राइव्ड, तो यहां पर बोला है रेजिडेंट, किसके बारे में,
और पॉइंट नंबर 2 के बारे में बोला है नॉन रेजिडेंट। दोनों में एक ही चीज बोला है, लिखा दोनों में एक ही लाइन है, लेकिन एक पहले वाले में लिखा है रेजिडेंट, यानी इन दोनों की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? इन दोनों की बात कर रहा है। तो पहले वाले में रेसिडेंट का मतलब तो यही होता है ना, हमने यहां पर आपको यही तो बताया। रेसिडेंट का मतलब क्या होता है? ये दोनों, ये रेसिडेंट, तो इसके दोनों की बात कर रहा है। तो रेसिडेंट के लिए बोला पहली बात कि अगर उसकी टैक्सेबिलिटी क्या क्या होगी, इज रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड इंडिया इन सच ईयर बाय और ऑन बिहाफ ऑफ सच पर्सन। अगर रिसीट और डीम टू बी रिसीट है, तो जो मैंने पॉइंट नंबर 2 लिखा था, ये सारे में टैक्सेबल होगा, कहीं कोई मना ही नहीं किया यहां पर। एक्रू और अराइज और डीम टू एक्रू और अराइज टू हिम इन इंडिया ड्यूरिंग सच ईयर और एक्रू और अराइज टू हिम आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग सच ईयर, कोई मतलब नहीं रहता। अरे भैया, उसको इनकम एक्रू और अराइज और डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया हो या आउटसाइड, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो ना, ये रेसिडेंट की बात है, आउटसाइड इंडिया में भी है तो भी टैक्स लगा है। ठीक, यानी आरओआर आरएनओआर के बारे में कोई फर्क नहीं पड़ता। जो हमने बोला कि हटाया जाता है पीजीबीपी वाला आरएनओआर के बारे में, अगर आउटसाइड इंडिया हो तो उसको नीचे लिखा हुआ है, तो अभी कंफ्यूज मत होना। Provided that in case of a person not ordinary resident India within the meaning, the income which accrue or arise to him outside India shall not be included unless it is derived from PGBP। मैंने वही तो बोला। तो इंस्टेड ऑफ रीडिंग द थिंग्स इन सच अ वे, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बना देता है पढ़ते समय, ये बड़ा इजी बता देता है। ठीक है ना? और ये मैंने अपने मन से नहीं लिखा है, ये भी आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट पर इस तरह का चार्ट मिल जाएगा। चलिए, लेकिन हाँ, सिंपल तरीका ये था, थोड़ा कॉम्प्लेक्स तरीका बेयर एक्ट में दिया है, जो आप लोग समझ रहे हैं। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, नॉन रेसिडेंट के बारे में केवल और केवल कहता है इज रिसीट और डीम टू बी रिसीट इन इंडिया। इन इंडिया एक्रू और अराइज और डीम टू एक्रू और रेजिडेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, हो गया, ऊपर वाला भी ले लिया, नीचे वाला भी ले लिया, अब आप देखते रहो। क्लियर है? लास्ट पॉइंट, income accruing or accrue or arise outside India shall not be deemed to be received in India within the meaning of this section। इसके लिए ये बोला है कि होता क्या है, हम लोग इंडिया में बैलेंस शीट बनाते हैं। मैं एक पर्सन हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा इनकम इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। तो चूंकि मैंने इसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट इंडिया में जो मेंटेन की हैं उसमें दिखा दिया है, तो ये बुक्स ऑफ अकाउंट तय नहीं करेंगी कि आपकी इंडिया में टैक्सेबिलिटी होगी। मेरी बात ढंग से समझे, ये दिमाग से कंफ्यूजन दूर कर लें। केवल बुक्स ऑफ अकाउंट में वो इनकम शो कर दी गई है, केवल ये बेस लेते हुए आप उसको एक्रू और अराइज नहीं बोल सकते। तो यही बोला गया है, ओनली ऑफ द फैक्ट दैट इट इज टेकन इनटू अकाउंट और इन अ बैलेंस शीट प्रिपेयर्ड इन इंडिया। क्लियर हुआ? तो अगर आप बैलेंस शीट या अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किसी इनकम को इनकम दिखा देते हैं, तो उससे कुछ भी अल्टीमेट रिजल्ट नहीं मिलता। हमें मेन देखना पड़ता है सब्सटेंस ओवर फॉर्म। क्लियर है? और उसी के ऊपर डिसीजन लेना पड़ता है। दैट इज द कंप्लीशन ऑफ आवर सेक्शन 5। इन आवर वेरी नेक्स्ट सेशन विल स्टार्ट आवर सेक्शन नंबर 6 अगेन। each and every section is important under the taxation law, each and every section have their is their own importance। चलिए नेक्स्ट सेशन में हम आपसे बात करेंगे सेक्शन 6 के साथ। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, थैंक यू।